दुष्यंत कुमार की एक कविता है, मेरे दिल पर हाथ रखो, मेरी बेबसी को समझो, मैं इधर से बन रहा हूं तो उधर से टूट रहा हूं। स्वागत है आपका समाचार प्लस झारखंड बिहार में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम, लेकर आया हूं कल, आज और कल। कल, आज और कल। बीते हुए कल में हमने क्या कुछ खोया है, हमारा आज कैसा है और आने वाले कल पर बीते हुए कल की क्या परछाई या क्या रोशनी पड़ेगी, इस बात की चर्चा करने के लिए हम यहां हाजिर हुए हैं। साल 2021 का आगाज हुआ कोरोना वायरस के खतरे के साथ। डेल्टा वायरस ने आक्रमण किया और उससे लड़ते लड़ते साल मानो समाप्त हो गया। नए साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यहाँ ओमिक्रॉन का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। कई लोग रुखसत हो गए, मौत की आगोश में चले गए। कई बदलाव आए, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो। तमाम तरह की चीजें हम भारतीयों ने देखा है। उससे लड़ते हुए साल 2000 समाप्त हुआ है और आगाज हो रहा है एक नए साल का, एक नई उम्मीद के साथ। और 2021 में जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, जो मौतें हुई हैं, उसका क्या फल होगा 2022 में, नए साल में, इस बात को चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आए हैं जो 2021 में हुए हैं। और हमारे टीम मेंबर्स यहाँ, समाचार प्लस की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और वो किस नजर से देखते हुए उन घटनाओं को और उसका इम्पैक्ट आने वाले साल में क्या कुछ पड़ेगा, इसकी जानकारी लेकर तमाम जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारी टीम है समाचार प्लस की, उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले हम जुड़ेंगे ब्रजेश सर से और जानेंगे 2021 में जो सबसे बड़ा लॉस था। हालांकि किसी का भी गुजर जाना एक बड़ा लॉस होता है सर, मगर सबसे बड़ा लॉस अगर माना जाए तो देश के एकमात्र सीडीएस थे विपिन रावत साहब, वो उनका देहांत हो गया। किस रूप में देखते हैं और क्या इम्पैक्ट होगा उसका नए साल में, क्योंकि एक बड़ा लॉस है ये। शारिफ, देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम अगर किसी भी बात की चर्चा करते हैं तो उसके सामने कल, आज और कल जरूर होता है, क्योंकि अतीत के आधार पर हम अपने वर्तमान को लेते हुए भविष्य का विश्लेषण कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा लॉस हुआ 2021 में, जो हम सबों को, पूरे भारतीयों को दिल दहला दिया और मर्माहत कर गया, वो सीडीएस, जो हमारे पहले चीफ डिफेंस स्टाफ श्रीमान विपिन रावत का निधन होना था। वो बहुत ही दुखद घटना रही। 8 दिसंबर की वो सुबह जो कुन्नूर में, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे विपिन रावत नहीं रहे, उसने देश में एक ऐसा माहौल बना दिया, सब लोग उसकी कमी को हम भूल नहीं सकते हैं। विपिन रावत एक ऐसे योद्धा के तौर पर भारतीयों के दिलों में बसते हैं। उनके जो ठोस प्लानिंग हुआ करती थी, विपिन रावत जिस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ाने में माहिर थे, और यही वजह था कि उनकी खूबियों की वजह से जब सीडीएस के पहले व्यक्तित्व के तौर पर मोदी सरकार ने उनका चयन किया तो देश ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। और अगर बात किया जाए तो विपिन रावत के जो जुझारू तेवर हैं, उनके सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए और दुश्मनों को करारा जवाब देने के तौर पर वो जाने जाते थे। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को भी उन्होंने करारा जवाब दिया था। अगर 2015 की बात की जाए तो नागा आंदोलन को भी उन्होंने बहुत कायदे से उसका समाधान निकाला था, उन पे दबिश बनाई थी। लेकिन एक दुखद पहलू ये है कि एक बड़ी प्लानिंग वो लेकर करना चाह रहे थे जनरल विपिन रावत, जिसको वो नहीं कर पाए। उनके प्लानिंग में था कि वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का गठन करना चाहते थे, जिसमें 17 कमांड को मिलाकर एक ऐसा यूनिफाइड फोर्स की वो परिकल्पना उन्होंने की थी, जो हमारे देश के लिए बहुत मजबूत होता। और जिस तरीके से सेना के आधुनिकीकरण की भी वो बात करते थे, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो जनरल विपिन रावत को एक महान योद्धा के तौर पर परिलक्षित करती हैं। भूल पाएगा। बहुत शुक्रिया सर। और जिस तरह से
मैंने कहा था कि एक बड़ा लॉस है और इस बात को ब्रिजेश सर ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो इस बात को मोहर लगाती है कि कितने कुशल नेतृत्व था उनका, चाहे दुश्मनी सेनाओं को धूल चटाने की बात हो या आतंकवाद पे काबू करने की बात हो और आगे क्या कुछ उनकी प्लानिंग थी। ये तमाम चीज़ें ब्रिजेश सर ने बताई है। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ हैं। आकाश, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना में वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय नजर आया, भारत समेत पूरे विश्व ने वैक्सीनेशन की तरफ जोर दिया, 100% वैक्सीनेट हो लोग, और उसको लेकर तमाम तरह की जागरूकता अभियान चलाई गई। इनिशियली थोड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन भी था मगर उसे दूर किया गया। किस रूप में देखते हैं और नए साल में, आने वाले साल में किस तरह से उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इस साल में भी हम ओमिक्रॉन खतरे के साथ दाखिल हुए हैं। देखिए शरीफ, ये वैक्सीनेशन जो देश में चलाया जा रहा है, एक बृहद प्रोग्राम चलाया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि कोरोना से बचने के लिए एकमात्र उपाय जो है जो वैक्सीनेशन ही है और वैक्सीन के जरिए ही इससे बचा जा सकता है। और भारत जैसे बड़े देश में जिस तरह से जिस तेज़ी से वैक्सीनेट किया गया लोगों को, वह काबिल तारीफ़ है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की डेट में दोनों डोज लगे हुए कुल 60% भारतीय को लग चुका है और सिंगल डोज की बात करें तो 85% भारतीय को लग चुका है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ी जनसंख्या है। इतने बड़े जनसंख्या को तेज़ी से वैक्सीनेट करना, सरकार ने जिस तेज़ी से वैक्सीनेट किया वो काबिल तारीफ़ है। हालांकि शुरू के दौर में देखा गया कि वैक्सीन के प्रति लोगों की कुछ नाराज़गी भी आई, कहीं कहीं गलतफहमियाँ भी हुई, लेकिन उससे अच्छी तरीके से सरकार ने लोगों के बीच में जाके जागरूकता फैलाया और लोग गांव-गांव तक लोगों को वैक्सीनेट करने का काम किया है। सही तौर पर वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है और इस बात को समझते हुए एक जंग छिड़ी हुई है देश समेत पूरी दुनिया में कि किस तरह से जो शत्रु है, कोरोना शत्रु है, उसका नाश किया जाए। और दूसरी तरफ एक तरफ कोरोना योद्धा हमारे लगे हुए, डटे हुए, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और वो सुरक्षा के लिहाज से काम कर रही है। और एक बड़ी सफलता 2021 में नक्सल फ्रंट पर मिली है झारखंड पुलिस को और ये सफलता 2022 में और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि लगातार जानकारियां पुलिस के हाथ लग रही हैं। मोइजुद्दीन हमारे सहयोगी हैं, उनसे जानेंगे। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है किशन दा की गिरफ्तारी, प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के रूप में। किस तरह से वो गिरफ्तारी रही सफलता 2021 में और उस सफलता को और बड़ा कैसे 2022 में पुलिस बनाएगी? देखिए शारिफ, बहुत बहुत शुक्रिया एक मौका देने के लिए। सबसे पहले बता दूं कि प्रशांत बोस नक्सली संगठन के एक पॉलिट ब्यूरो सदस्य और ईस्टर्न एरिया के कमांडेंट भी रह चुके हैं। ऐसे में झारखंड पुलिस इनकी गिरफ्तारी, खास करके नक्सली वारदातों में जैसा इनका मामला रहा है, पुलिस भी मानती है कि झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में करीब 200 से ज़्यादा इसके नाम पर मामले थे। और ख़ास करके झारखंड सरकार ने भी इस पर, यानी कि प्रशांत बोस पर 1 लाख का इनामी इसे घोषित किया था। ऐसे में प्रशांत बोस की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं झारखंड में नक्सलवाद की कमर कमज़ोर हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है। जिस तरह से झारखंड पुलिस भी मानती है कि प्रशांत बोस की गिरफ्तारी से दूसरे जो नक्सल क्षेत्र में जो लोग प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं घर वापसी और आत्मसमर्पण की नीति या फिर पुलिस की जो नक्सल अभियान जो है उसमें काफ़ी सफलता मिली है। शारिफ, तो सफलता पुलिस को मिली है, झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और सफलता और भी बड़ी होगी। अब झारखंड से बाहर निकलते हुए देश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। मुझे एक हेडलाइन याद आ रही है, एक इंग्लिश डेली ने कैरी किया था कि अमेरिका स्नीजेस एंड इंडिया कैचेस कोल्ड, यानी अमेरिका अगर छींकता है तो भारत को सर्दी हो जाती है। ये एक ज़माना हुआ करता था, मगर मोदी के कुशल नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस बात को बदला गया और मजबूती के साथ बदला गया है। नए राष्ट्रपति का भी चयन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी हो गया है। किस रूप में देखते हैं इस बदलाव को? हमारे साथ प्रशांत भगत जी हैं। किस रूप में देखते हैं इस बदलाव को और आने वाले साल में, नए साल में क्या इम्पैक्ट होगा इन दोनों देशों की दोस्ती से? देखिए, आपने सही कहा शारिफ, अमेरिका में जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। जो बाइडन इस साल अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, एक डेमोक्रेट के रूप में एक डेमोक्रेसी की वापसी हुई जो बाइडन के रूप में। काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का जाना, जो बाइडन का आना, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व के इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे स्थिति में नहीं है।
अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो या फिर वहाँ पर रोज़गार की बात हो, कोविड की सिचुएशन अमेरिका में बहुत ख़राब है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बाइडन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अपने देश को संभालना, इससे उभारना। और जहाँ तक भारत के परिप्रेक्ष्य में आपने समझा कि कैसा ये रहेगा, तो सबसे बड़ा तो अर्थव्यवस्था। आज अमेरिका भी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए लड़ रहा है और भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है। तो इन दोनों के इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो बहुत मायने रखती है। इसके अलावा जो H1 वीज़ा जो ये था, ये काफ़ी विवाद काफ़ी ये में चल रहा है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। मोदी और बाइडन की इस दौरान 2021 में मुलाकात भी हुई, मुलाकात अच्छी हुई और इसमें ख़ास फोकस किया गया कि जो इंडियन IT प्रोफेशनल्स अमेरिका में सेटल्ड हैं वो किस तरह वहाँ रहें, क्योंकि वीज़ा का इशू हो रहा था, वीज़ा से उनको वापस बुलाया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा आने वाले साल में 2022 और उसके बाद वाले सालों में ये बहुत बड़ा विषय रहेगा कि किस तरह अमेरिका और भारत खासकर IT प्रोफेशनल्स और अपनी इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ते हैं। इंतजार सबको है क्योंकि एक नया संबंध बन रहा है, एक नई पहचान भारत बना रहा है और इस पहचान को आगे बढ़ाना है। और जहां पर सकारात्मक कुछ बातें हुई हैं वहां पर कुछ इश्यूज भी हुए हैं जिसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ है 2021 में, चाहे वो निजीकरण की बात हो मनोज सर, या फिर जो अंबानी अडानी की जो दौलत बढ़ रही है उसको लेकर भी कई चर्चाएं हुई। हालांकि कुछ पॉजिटिव भी हुआ है कि ट्विटर के जो CEO हैं इंडियन मूल के हैं। तो इन सब को किस रूप में आप देखते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट भी आने वाले साल में पड़ेगा जो बीते वर्ष हुआ है? जरूर सर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। भारतीय रेलवे ने जो थीम बेस्ड ट्रेन गौरव ट्रेन की जो श्रृंखला चला रही है वो 200 ट्रेनों की पहली फेज में 200 ट्रेनों को निजीकरण उनका किया जा रहा है और इससे आशंका ये उत्पन्न होती है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में निजीकरण को भारतीय रेल और बढ़ावा देगी। दूसरी सबसे बड़ी घटना जो हुई है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि गर्व का विषय है। पराग अग्रवाल जो ट्विटर का कमान उनके हाथों में उनको दे दिया गया है और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए चर्चा के विषय रहे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्व का ये विषय है। और गर्व हमेशा खेल के क्षेत्र से हमको देखने को मिलता था और ख़ास करके क्रिकेट के क्षेत्र से, मगर T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा भारत का और धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से लगातार कुछ विवाद होते रहे, खासकर कैप्टनसी को लेकर विवाद होते रहे। प्रमोद सर हैं, हमारे सीनियर हैं और खेल के जानकार भी हैं। प्रमोद सर, किस रूप में आप देखते हैं एक जो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा भारतीय टीम का और उसके बाद लगातार विवादों से नाता रह रहा है, कैप्टनसी को लेकर विवाद हो रहे हैं, क्या इसका प्रभाव खेल में पड़ेगा, आने वाले टूर्नामेंट्स में पड़ेगा? T20 वर्ल्ड कप हमारे लिए दुस्वप्न की तरह रहा है। आपको याद होगा 1975-1979 में जो वर्ल्ड कप हुए थे उनमें जिस तरह की निराशाजनक प्रदर्शन भारत किया करता था, वैसा ही निराशाजनक प्रदर्शन इस बार के T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला है। निराशाजनक प्रदर्शन एक और मायने में रहा है क्योंकि इस टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप की प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान से मात खाई है, इसलिए ये प्रदर्शन और ही ज़्यादा निराशाजनक हो जाता है। और बात करें कैप्टेंसी का इन दिनों जो विवाद चल रहा है, तो ये जाहिर है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कुछ तो ज़रूर है। उम्मीद करते हैं कि भारत का प्रदर्शन और बेहतर हो और ये जो विवादों से नाता जुड़ रहा वो विवाद भी समाप्त हो। खेल के मैदान की बात की हमने, अब हम राजनीति के रन में चलते हैं और फिर से एक बार ब्रिजेश सर से हम जुड़ेंगे। और सवाल ये रहेगा सर आपसे कि जिस तरह से भाजपा जब सत्ता में आई थी तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था और बहुत हद तक पहले टेन्योर में भाजपा उसमें कामयाब भी रही, मगर दूसरे टेन्योर में कुछ चुनाव हुए, चाहे वो बंगाल का हो, तमिलनाडु का हो या असम का, वहाँ भाजपा को झटका लगा। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, भाजपा पूरा अपनी ताकत को वहां पर झोंक रही। किस रूप में देख रहे हैं उस बदलाव को और उस नारे को जो दिया गया? देखिए शारिफ, समाचार प्लस की टीम ही इस राजनीतिक विश्लेषण को नहीं देख रही है, एक विश्लेषण के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि कल, आज और कल जो हम बात कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए, हम आने वाले कल को अगर देखेंगे तो यूपी और पंजाब का चुनाव, खास तौर पे यूपी का चुनाव
जो आधे भारत का चुनाव कहा जा सकता है, वो बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि 2022 में जो वो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में सीधे हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में जाएंगे और ये भी तय होगा कि मोदी की जगह देश का चेहरा कौन होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछली दफा 2017 में कुल 403 सीटों में 312 और अपने सहयोगियों के साथ कुल 325 सीटें लाकर 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी और योगी आदित्यनाथ को बाहर से ला करके बिठा दिया गया था। यानी कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो लोकसभा के थे और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से यूपी में अगर कहा जाए, उत्तर प्रदेश में कहा जाए, तो वो राजनीति का एक बड़ा गढ़ माना जाता है और राजनीति के इस गढ़ में जिस तरीके से शतरंज की बिसात जो सजी हुई है, इसमें जो सियासत होगी वो देखना दिलचस्प होगा। अब बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये भी समझ रही है कि हमारा गढ़ मजबूत हुआ है। जिस तरीके से मंदिर की बात है, उनके पुनरुद्धार की बात है, राम मंदिर के निर्माण की बात है, ये तमाम मुद्दे रहेंगे। लेकिन उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को ये भी सोचना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान अभी हाल के दिनों में उनसे खफा थे, जिस तरीके से बीजेपी उनको मनाने का प्रयास कर रही थी, वो मुद्दा भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये भी समझना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के साथ में महिला सशक्तिकरण को कैसे मजबूत किया जाए। मुझे लगता है कि इससे अच्छा एनालाइज कोई कर नहीं सकता है। एक पत्रकार के चश्मे से आप समझ रहे थे किस तरह से चुनौतियां हैं, किस पॉइंट पर राहत है और किस तरह से राजनीतिक करवट हो रही है वहां पर। विजय सर ने बाखूबी इसको समझाया है और बताया। उम्मीद करेंगे कि अगर मोदी जी या योगी आदित्यनाथ इसको देखेंगे तो वो उन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं जहां कमज़ोर हो रहे हैं। और अब बात देश से निकलकर हम पड़ोसी मुल्क की करते हैं, चाइना की बात करेंगे। चाइना ने पूरे विश्व की परेशानी बढ़ाई क्योंकि जो कोरोना वायरस है वहीं से शुरुआत हुआ और सिर्फ विश्व की ही नहीं सुमित, इंडिया की बहुत परेशानी बढ़ाई है बीते सालों में और कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में खटास भी आई है। किस रूप में आप देखते हैं बीते साल को और आने वाले साल में क्या आप किस तरह से सोच रहे हैं कि ये जो खटास आई है ये दूर होगी या इसी तरह मामले चलते रहेंगे? देखिए सर, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है, जो नोकझोंक चलते रहती है, वो अभी हाल फिलहाल का या पिछले 5 साल या 7 साल का नहीं है। ये 1962 की लड़ाई से, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद से निरंतर जारी है। अब समझना ये है कि युद्ध हुआ क्यों और क्यों इतना ज़्यादा खटास दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है LAC, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये है क्या? ये जो हमारा पूर्वी लद्दाख है, उसका लगभग 4060 किलोमीटर का आसपास का जो सीमा है, उसमें चीन और भारत दोनों की तरफ से ये हमेशा ये बात बोला जाता है कि जो इंडिया का ऑक्यूपाइड स्पेस है और चाइना लड़ती है कि नहीं वो चाइना का ऑक्यूपाइड स्पेस है, तो उसको लेकर के वहाँ हमेशा विवाद चलते रहता है। अब इसमें एक और कंट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है भूटान। भूटान उसी 4060 किलोमीटर में से लगभग 477 किलोमीटर का जो सीमा है, जो सीमा रेखा है, वो भूटान की पड़ती है। अब भूटान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों है? क्योंकि वो ट्रेडिंग के हिसाब से, अब भारत हो चाहे चीन हो, उनको ट्रेडिंग के लिए उस रूट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बात कहाँ पर आकर के फंसती है, जो डोकलाम का एरिया पड़ता है हमारा, उसमें हमेशा से चाइना की तरफ से देखा गया 2013 से लेकर के अभी तक लगभग 6 से 7 बार चाइना जो है वो इंडिया की टेरिटरी में आग घुसता है। वहाँ के उसके जो जवान हैं वो गश्त करने के तौर पे आ जाते हैं, वहाँ पे अपने कैंप्स लगा देते हैं, जो भी आर्टिलरी है उसको वहाँ पे स्टैब्लिश कर देते हैं। अब बात समझने की ये है कि चाइना ऐसा क्यों करता है और इससे चाइना और भारत को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चाइना की तरफ से जो भी ये चीज़ें की जाती हैं, इससे उनको ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि चाइना की लगभग 50% जो इकोनॉमी है वो भारत उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों चाहे कुछ भी हो। लेकिन चाइना इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि 14 देशों के साथ उसकी सीमाएं लगती हैं, लेकिन बस ऐसे 2 देश हैं, भारत और भूटान, जिनसे उनका विवाद कंटिन्यूसली जारी है।
बहुत प्रैक्टिकल बात है ये जो सुमित ने कही है, और सारी लड़ाई पावर की है, सारी लड़ाई पैसों की है। हालांकि कोरोना में जिस तरह से लोग इस दुनिया से रुखसत हुए, ना पैसा काम आया ना पावर काम आया, और इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक और लड़ाई चल रही है इंटरनल, अपने आप को ज़्यादा बड़ा बनाने की, एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा करने की, ज़्यादा पैसे कमाने की, और वो इंडस्ट्री है पॉर्न इंडस्ट्री। और एक बड़ा नाम आया 2021 में, राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है और पॉर्न इंडस्ट्री वो चला रहे थे, पैरेलल इंडस्ट्री चला रहे थे, और उसको लेकर किस तरह से बॉलीवुड बदनाम हुआ, बॉलीवुड में एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है। खुशबू है, उनसे जानेंगे और समझेंगे। खुशबू, ये बातें तो राहे बेराहे होती रहती थी कि इस तरह की इंडस्ट्री चल रही है, मगर एक बड़ा नाम इससे जब जुड़ता है तो क्या इम्पैक्ट उसका पड़ता है और पड़ेगा? सर, मैं सबसे पहले शुरुआत से बात करना चाहूँगी कि कोरोना में जो है अगर सबसे ज़्यादा हाई किसी इंडस्ट्री को मिला है तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जो शायद कोरोना से पहले हमने नहीं देखे थे। अब अगर हम बात कर ले शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी मामले पे, तो मैं उसको बता दूं उसके बारे में कि फरवरी में ही इसको लेकर के केस दर्ज किया गया था। हालांकि गिरफ्तारी जो उनकी हुई थी वो 19 जुलाई को हुई थी, लेकिन फरवरी में इसको लेकर के क्राइम ब्रांच में एक रिपोर्ट जो है दर्ज किया गया था, जिसके तहत वहाँ उस टाइम से लेकर के जुलाई तक इसको सबूत इकट्ठा करने में टाइम लग गया, और सबूत इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे फाइनली 19 जुलाई को शिल्पा शेट्टी के पति को गिरफ्तार किया गया था। बेल मिल गई है इनको, बेल पर बाहर है, मगर केस चल रहा है, और सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री की वजह से पहचान नहीं मिली, भारत में बदनामी नहीं हुई, बल्कि टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है एथलीट्स ने, और उसको लेकर भी चर्चा हुई है पूरे विश्व में भारत की। नीरज हमारे सहयोगी है। नीरज, जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन रहा भारत का, किस रूप में आप देखते हैं, और आने वाले साल में, नए साल में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जिस भी कंपटीशन में हम जाएं गोल्ड ही मिले, मगर खिलाड़ियों का मनोबल कितना बढ़ा और किस रूप में ये नए साल में बदलाव आएगा? देखिए शरीफ, सबसे पहले तो हम बात कर ले कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी की वजह से सारा जगत जो है प्रभावित रहा, और इसमें खेल जगत भी रहा है। और क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम था, और ये पूरा जो टोक्यो में होना था खेल, लेकिन हुआ ये 2021 में, और ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी की वजह से ही हुआ है। और इसमें अगर हम भारत की परफॉर्मेंस की बात करें तो भारत की परफॉर्मेंस अब तक का सबसे शानदार रहा है, क्योंकि अगर हम बात कर ले लंदन ओलंपिक्स की, तो लंदन ओलंपिक्स में हमें 6 मेडल मिले थे, जिसमें कोई गोल्ड मेडल नहीं था। उसके बाद बात करें अगर रियो ओलंपिक्स में, उसमें 2 मेडल मिले थे, उसमें भी कोई गोल्ड मेडल नहीं था। लेकिन जो ये टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें हमें 1 गोल्ड मेडल मिला है, उसमें 2 सिल्वर और 4 रजत पदक मिले हैं। तो ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है, 7 मेडल मिले हमें। और अगर हम इसे झारखंड के दृष्टिकोण से बात करें तो झारखंड से 3 खिलाड़ी इस पूरे, अगर ओलंपिक की बात करें तो तीरंदाजी में बात हो गई, जैसे दीपिका कुमारी हो गई, और हॉकी में हमारी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, जो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है हॉकी में। हालांकि कोई मेडल नहीं मिला हमें, लेकिन प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। और वही बात करें दीपिका की, तो दीपिका पहली ऐसी तीरंदाज है जो लगातार 3 ओलंपिक खेली हैं, और वो अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। और बात करें पुरुष हॉकी की, तो पुरुष हॉकी में हमें 41 साल के बाद कोई मेडल मिला है, और ये अपने आप में ही गौरवान्वित करने वाला मौका है, जो इस खेल को, इस ओलंपिक को दूसरे ओलंपिक से बिल्कुल अलग कर देता है। जी सारिफ, जाहिर तौर पर नीरज, और जिन लोगों ने देश का मान बढ़ाया उसमें कई ऐसे लोग थे जो किसान के बच्चे थे, किसान के बेटे थे, किसान की बेटियां थीं। और साल 2021 में भारत कहलाता है किसानों का देश। वो किसान नाराज रहे, खफा रहे, और हाईवे पर आंदोलन पर बैठे रहे। आखिरकार सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया। क्या रही सूरत हाल और क्यों वापस लिया गया ये बिल, अंकुर के चश्मे से समझने की कोशिश करते हैं। अंकुर, उस आंदोलन के बारे में, और सरकार क्या चुनाव को लेकर इस बिल को वापस ली, या सच में लगा कि किसान कन्विंस नहीं हो रहे हैं और तब ये वजह बनी? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा कार्यक्रम है कल, आज और कल, वो
किसान आंदोलन और कृषि बिल पर के मुद्दे पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर पहले की बात करें तो जिस तरीके से लगातार पिछले साल किसान आंदोलन जो है वो हुआ था, क्योंकि 3 कृषि बिल पास हुए थे, जिसके बाद किसानों का आंदोलन जो है वो जारी हो गया था और काफ़ी दबाव था। चाहे आप 26 जनवरी में लाल किले में जो सिख जो है आंदोलन हुआ था, वहाँ पर जो है झंडा फहराया गया था, और साथ ही साथ जिस तरीके से लखीमपुर की घटना की बात करें तो तमाम घटनाएं जो लगातार हो रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार जो है तीनों कृषि कानून बिल जो है वो 19 नवंबर को वापस ले लिया। और उन्होंने उन्होंने बोला कि भरपूर प्रयास करने के बाद जो है कुछ किसान समझ नहीं पाए, और इसी को लेकर के उन्होंने कृषि कानून बिल जो है वो वापस ले लिया, और 1 साल के बाद जो किसान हैं उनकी जीत हुई। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से लगातार आंदोलन हो रहा था और जिस तरीके से किसानों का आंदोलन हो रहा था, तो एक सरकार को इस पर झुकना पड़ा, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर झुकना पड़ा। चाहे चुनाव की बात करें, चाहे कृषि जो किसान हैं उनको जो दबाव जो दे रहे थे उसको लेकर के बात करें, तो तमाम मुद्दे थे। और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर तीनों कृषि कानून बिल जो है वो वापस ले लिया। बिल वापस हुआ और जीत गए किसान। सिर्फ किसान ही नहीं जीते हैं, जीत एक और भी हुई है, बहुत खूबसूरत जीत हुई है। 21 सालों बाद जीत हुई है, और किसकी जीत हुई है और उस जीत के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा खासकर मॉडलिंग इंडस्ट्री में, ये बात करने के लिए हमारे साथ प्रभा है, हमारी सहयोगी प्रभा। हरनाज ने जिस तरह से 21 सालों का जो लंबा समय था उसके बाद जीत हासिल की है, और अब नए साल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा अरसा होता है 21 सालों का। जी, आपने बिल्कुल सही कहा शारिफ सर, और इसीलिए भी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स पूरे साल को हम उठा रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट जो इफेक्ट कर रहे हैं साल को, उसमें अगर हम ये नाम ना शामिल करें हरनाज संधू का तो शायद वो अधूरा रहेगा। और इसलिए मैंने डेस्कटॉप पे 2 तस्वीरें डाली हैं, एक जो कॉन्फिडेंट हरनाज संधू दिख रही है मिस यूनिवर्स, और बगल में वो एक चंडीगढ़ की लड़की है हरनाज संधू, जिन्होंने 2017 से अपने मॉडलिंग का करियर की शुरुआत की थी। और सही में ये तीसरा जो है ताज है, तीसरा मिस यूनिवर्स का ताज है जो भारत को मिला है, और वो खुद 21 वर्षीय हैं। और 21 साल बाद 2021 में ये टैग मिस यूनिवर्स का भारत के लिए आना काफ़ी लकी है। तो फाइनल राउंड था, कहते हैं कि उनका विनिंग जो आंसर था, जो जजेस ने उनसे पूछा था कि जो यूथ पर प्रेशर पड़ रहा है उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्या कुछ एडवाइस देंगी, तब उन्होंने कहा था कि यूथ पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि वो खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर वो ये माने कि खुद में वो यूनिक हैं और उसी से वो आगे बढ़ सकते हैं, और यही रीज़न था कि उन्होंने कहा कि हरनाज संधू ने कहा कि यही रीज़न है कि मैंने खुद पर विश्वास किया और आज मैं इस मंच पर इस ताज के साथ हूँ। और मुझे लगता है ये जवाब खुद में ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये ताज आज क्यों उनके सर पर है। तो शुक्रिया प्रभा, और मैं चाहूँगा अपने सहयोगी को प्रभा का डेस्कटॉप एक बार फिर दिखाएं, और हमारे प्रोग्राम को ये तस्वीर जस्टिफाई कर रही है। कल, आज और कल, बीता कल किस रूप में था हरनाज के लिए, आज कैसा है, और उनके सवाल ने जो सवाल पूछा गया था और उसका जो जवाब उन्होंने दिया वो बता दिया है कि आने वाला कल कैसा होने वाला है। सिर्फ उनके लिए नहीं, देश के तमाम उन यूथ के लिए जो बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। एक और मसले पर बात करेंगे हम, हमारे साथ रितिका है। हम अक्सर सुनते हैं तालिबानी फरमान, तालिबानी फरमान। क्या होता है तालिबानी फरमान और क्या असर उसका होगा, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया तालिबानियों का, और जो तस्वीरें आई वो डरावनी थी। कोई फ्लाइट से भागने की कोशिश कर रहा है, कोई छत पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा है। किस रूप में वो मंजर बीता है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले साल में? जी सर, सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि इस साल 15 अगस्त को जब पूरा भारतवासी, भारत के पूरे लोग जब स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे थे और बीच में ये खबर आई कि धीरे धीरे जो तालिबानी लोग हैं वो जलालाबाद में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे, चढ़ाई कर रहे हैं। 24 घंटे के बाद ये खबर आती है कि पूरे काबुल में वो कब्ज़ा कर चुके हैं। तो सर ये काफ़ी सोचने वाली बात है और ये बदनसीबी है। इस तस्वीर को मैं कहूँगी दिखाने के लिए, ये काफ़ी डरावनी तस्वीर है। सर आप बात करें इस साल की, इस तस्वीर को मैं 21वीं सदी की सबसे भयानक तस्वीर कहना चाहूँगी। तालिबानी जो हैं घर में घुस रहे हैं, रेप कर रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो सर कश्मीर सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। तालिबानी कश्मीर में अगर चाहें घुसपैठ करना, हम खुशकिस्मत है कि हम भारत में हैं, हमारी सेना काफ़ी ताकतवर है
और सर ये काफ़ी दुखद तस्वीर है। मैं इस तस्वीर को बार बार देख रही हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि किसी भी तरह तालिबानी पर रोक लगाई जाए। और मैं अपने देश से, अपने प्रधानमंत्री से यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ इस तरफ देखा जाए, रोक लगाया जाए। बहुत बड़ी बात रितिका ने कही और सबसे खूबसूरत बात ये कही है कि तालिबानियों ने अगर गुस्ताख तालिबानियों ने अगर भारत की तरफ नज़र भी करने की कोशिश की तो भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो इसलिए सपने में भी इस ख्याल को ना लाया जाए। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में दो बड़ी घटनाएं हुई जो सुर्खियां बनी, सीबीआई जांच हो रही है। पहला धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत हो गई और दूसरा साहेबगंज में रूपा तिर्की जो महिला थाना की प्रभारी थी उनकी मृत्यु हो गई संदेहास्पद परिस्थितियों में। दोनों विवादों के घेरे में है, सीबीआई जांच कर रही है। संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, दोनों मामलों को किस तरह देखते हैं और आने वाले नए साल में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कल, आज और कल की, तो बीता कल में ये घटनाएं हो गई, बीते कल में, आज इसकी जांच चल रही है, क्या कुछ होगा इसका इम्पैक्ट आने वाले साल में, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला रहा है? देखिए शारिफ, सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा, ये जब दोनों घटना हुई तो ये राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए सुर्खियाँ बनी। 28 जुलाई को जब जज उत्तम आनंद का मॉर्निंग वॉक में निकलने समय एक विजुअल आया सीसीटीवी कैमरा में कि वो किस तरह से उनको एक ऑटो ने डैश किया है। उसके बाद ये सारे लोग सदमे में आ गए कि इस तरह की भी घटना हो सकती है। और सबसे दुखद पहलू ये थी कि वो 2 घंटे रोड पे पड़े रहे और उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। उसके बाद जब रूपा तिर्की की बात आती है, रूपा तिर्की 3 मई को अपने आवास पे एक संदिग्ध हालत में उसकी लाश मिलती है। और यही नहीं, यहाँ पे इस पे जब पॉलिटिक्स भी होने लगा, सब बात ये होने लगी कि नहीं इसकी मर्डर हुई है, किसी ने कहा कि ना ये ने आत्महत्या किया है। लेकिन ये तो दोनों मामला अब सीबीआई के कोर्ट में है, सीबीआई के पाले में है। अब देखना तो आगे है कि ठीक है, इसका जो भी निचोड़ हो जल्द से जल्द आने वाले समय में हमारे सामने आए और इसका जो भी फलाफल हो वो जल्द से जल्द आम आदमी के बीच में आए। सिर्फ जज उत्तम आनंद और रूपा तिर्की की मौत नहीं हुई, साल 2021 में हम लोगों ने कई लोगों को खोया है। संक्रमण कोविड का था, डेल्टा ने हिट किया भारत को और कई लोगों की मृत्यु हो गई। किस रूप में उस मंजर को हमारे सहयोगी मोइज़ ने देखा है, क्योंकि लगातार ये कवरेज कर रहे थे। मोइज़, हमने देखा है फूलती सांसें, बेड नहीं मिल रहा है, शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है। किस रूप में आपने देखा? हम तो दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐसा मंजर फिर कभी कोई ना देखे। बिल्कुल शारिफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से पहले वेव यानी कोरोना संक्रमण यानी वैश्विक महामारी जिसने पूरे विश्व में ऐसा त्राहिमाम मचाया, ऐसा अपना आतंक मचाया कि पूरा विश्व ही इससे परेशान रहा। ऐसे में पहले वेव में जहां पूरे देश भर में, भारत देश में लोगों ने इसे हल्के में लिया, मजाक समझा, वहीं दूसरी लहर में जब दूसरी लहर कोरोना की आई तो लोगों के बीच त्राहिमाम मच गया। लोग काल के गाल में समा गए। अपनों ने अपनों को खोया, पिता ने बेटे को खोया, बेटे ने बाप को खोया, माँ ने बेटी को खोई, बेटी ने माँ को खोया। इस तरह का माहौल हो गया और ये एक दिल दहला देने वाला मंजर था जब यह चिताएं जल रही थी, लोगों की चित्कारें आ रही थी। इस वक्त भी जो समाज के लोग थे उन्होंने, सभी लोग घर में दुबक गए थे। ऐसे में जो समाज के लोग थे वो बाहर आए लोगों की सहायता के लिए। लेकिन ये मंजर बड़ा ही खौफनाक था शारिफ, और मैं भी मतलब ज़मीनी स्तर पर इस चीज़ को देखा हूँ। लेकिन जो वैश्विक महामारी का जो दूसरा लहर रहा ये काफ़ी ही दर्दनाक रहा और सभी ने इसे बड़ा ही मतलब नज़दीक से देखा है इस मंज़र को। और अब वैश्विक महामारी का ये तीसरा वेरिएंट बड़ा ही खतरनाक बोला जा रहा है। इसमें क्या होगा, लोगों के लिए क्या होगा, इसके लिए हर किसी को अपने आप में सजग रहने की ज़रूरत है। उस दिन के जवाब में एक संदेश भी, और उस संदेश को समझने की आवश्यकता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो संभावित तीसरी लहर है वो दूसरी लहर की तरफ खौफ ना मचाए तो आपकी सावधानी बेहद ज़रूरी है, आपका सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे, अब किसी भी शहर, गांव या देश में अगर विकास की परिभाषा आपको समझनी है तो वहाँ की सड़कों को देखिए। सड़कें बहुत कहानी सुनाती हैं, कहानी बताती हैं विकास की। पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करेंगे, प्रभा है हमारी सहयोगी। प्रभा, किस रूप में आप देखती हैं और सड़कों के मामले में देश मजबूत हो रहा है, ये बात आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी, किस रूप में देखती हैं और आने वाले समय में क्या बदलाव आएगा? सबसे पहले तो मैं सर बता दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो
341 किलोमीटर लंबा है और लगभग 22,000 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। और इसको कहीं ना कहीं यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि जो यूपी चुनाव की जो पटरी है उस पर बीजेपी की जो रेलगाड़ी है वो अयोध्या से लेकर के अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहुंच गई है। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन इस एक्सप्रेसवे के बारे में देना चाहूँगी कि जो कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और लगभग 9 जिलों से होकर के निकलता है, जिसमें अमेठी, आजमगढ़, अयोध्या और लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण जिले जो हैं वहाँ पर आएंगे। और ये लखनऊ के चांद सराय से होकर के गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाने वाला है। और ये जो हैदरिया गांव है, क्योंकि हम बिहार झारखंड मुख्यतः बात करते हैं इसकी, तो बता दूं कि हैदरिया गांव जो है वो यूपी बिहार बॉर्डर से लगभग 18 किलोमीटर पहले पड़ता है और अभी गाजीपुर से बिहार को भी जोड़ने की बात हो रही है। आगे एक बात बताऊं कि जब 16 नवंबर को पीएम मोदी के द्वारा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, उद्घाटन ही नहीं कहे कि एक भव्य आयोजन हुआ था जहां पर लड़ाकू विमान भी वहां पर उतारे गए थे, ये बताने के लिए कि इमरजेंसी में वायुसेना जो है इस लड़ाकू विमान को वहां पर लैंड कर सकती है, वहां से टेक ऑफ कर सकती है, जो कि इस एक्सप्रेसवे को इसने और भी ज़्यादा सुर्खियों में ला दिया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में एक और जानकारी है कि जब हम ब्यूटीफुल रोड्स टाइप करते हैं गूगल में तो कई सारी सड़कें खुलती हैं और ज़्यादातर विदेश की होती हैं, मगर अब सूरत बदल रही है। आप अगर ब्यूटीफुल रोड्स टाइप कीजिएगा तो पूर्वांचल एक्सप्रेस की भी तस्वीरें खुलती हैं। ये तो खूबसूरती की बात हुई देश में कुछ बदनुमा दाग भी लगे हैं कुछ लोगों की वजह से। और एक बदनुमा दाग के बारे में हमने बात की कि एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही थी बॉलीवुड में। दूसरा एक हुआ था ड्रग्स केस जिसमें बादशाह खान जो कहा जाता है, शाहरुख खान, उनके पुत्र उसमें सम्मिलित पाए गए थे। जेल की सज़ा तक उन्हें हुई, जेल सलाखों के पीछे रहना पड़ा। किस रूप में इस घटना को देखती हैं हमारी सहयोगी खुशबू, क्योंकि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई है खुशबू। सर सबसे पहले तो ये बता दूं कि ड्रग्स केस का जो मामला है वो आज से इसी बार नहीं, इससे पहले भी देखा गया है जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी और उस टाइम पर रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया था। 2 अक्टूबर की वो रात याद होगी जब एनसीबी ने उस क्रूज़ पर जो है छापेमारी की थी और उस छापेमारी में एनसीबी को एक रिपोर्ट मिला था कि वहाँ पर बैंड ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल किया जाना है और इस पार्टी में बैंड ड्रग्स का इस्तेमाल जो वहाँ पहुँच रहे हैं लोग वो लोग करेंगे। तो इसी को लेकर के वहाँ पर एनसीबी ने छापेमारी की थी और छापेमारी के बाद वहाँ पर कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन 8 लोगों में एक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके साथ उनके 2 फ्रेंड्स थे, जो आर्यन मर्चेंट और मुनमुन दमेचा, जो बहुत ही ज़्यादा हाइक हुआ था दोनों का नाम कि हाँ वो दोनों इस मामले में थे। काफ़ी दिन तक ये मामला चलता रहा। जो बेल 7 तारीख को मिलने वाली थी वो बढ़ते बढ़ते 11 तारीख को हुई। 11 तारीख के बाद वो बेल और आगे बढ़ी और फिर फाइनली 26 अक्टूबर को बेल की याचिका दायर की गई और 28 अक्टूबर को जाकर के आर्यन और उनके 2 दोस्तों को बेल दिया गया। तो ये पूरी कहानी थी और 2021 समाप्त हो गया है, नए साल का आगाज हो रहा है और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, समाचार प्लस की पूरी टीम उन्हें श्रद्धांजलि देती है। साल 2021 में जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, समाचार प्लस की पूरी टीम उन्हें श्रद्धांजलि देती है। और कल, आज और कल कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि बीते साल में यानी गुजरे कल में जो बुरी यादें हैं उनको हम भूल जाएं और जो सकारात्मक चीजें हुई हैं उससे एक ऊर्जा लेकर नए साल को और भी सफल बनाएं और इस केक की मिठास के साथ हमारा जीवन भी इसी तरह मीठा बना रहे। हैप्पी न्यू ईयर।